तरफ है आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का। जम्मू कश्मीर का चुनाव ट्रायंगल मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचे। ऐसी सीट जहां आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, वहां पहुंचकर पीएम मोदी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और निशाने पर रहे कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने अपने मिशन कश्मीर के पहले ही राउंड में परिवारवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। जम्मू कश्मीर की हालत के लिए 3 खानदानों को जिम्मेदार बताते हुए ऐलान किया कि इस बार मुकाबला खानदान बनाम नौजवान का होने वाला है। प्रधानमंत्री ने जिन 3 खानदानों का जिक्र किया, उसमें एक खानदान गांधी परिवार वाले कांग्रेस का, दूसरा उमर अब्दुल्ला फैमिली के नेशनल कॉन्फ्रेंस और तीसरा महबूबा मुफ्ती की फैमिली पीडीपी को बताया। पीएम मोदी ने धारा 370 का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 हटाकर पहाड़ी समाज के आरक्षण को फिर से छीन लेना चाहती है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को जिन 24 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें से 8 सीटें जम्मू रीजन में हैं। यानी डोडा पहुंचकर पीएम ने 8 सीटों को साधने की कोशिश की। आज पीएम की रैली में उनकी पुरानी अटैकिंग शैली देखने को मिली, जिसने जम्मू कश्मीर के चुनाव को नई सरगर्मी दी। क्या है घाटी का मिजाज और क्या है सियासी तापमान, आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी का बयान। जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है, वो किसी पाप से कम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। आपके लिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये 3 खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। आज इस पर चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मुकाबला में आज के मेरे सवाल आपके सामने रख देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर जाते ही जम्मू कश्मीर का जो पारा है वो हाई हो चुका है, सियासी पारा। अब सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर के हालात के लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं? पीएम ने जो कहा उसके बाद सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है वो परिवारवाद की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आज पीएम ने परिवारवाद पर भी जमकर हमला बोला है। सवाल नंबर 3 जो आज मुकाबला का है वो आपके सामने रखती हूं। सवाल नंबर 3 ये है कि क्या अनुच्छेद 370 इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि तमाम पार्टियां इस पर अटैक बोल रही हैं, कुछ इसे हटाने का दावा कर रही हैं और इसी को आज पीएम ने मुद्दा भी बनाया है। सवाल नंबर 4 जो आज हम मुकाबला में उठा रहे हैं पीएम के बयान के बाद, वो ये है कि क्या जम्मू कश्मीर का चुनाव खानदान वर्सेस नौजवान का होने जा रहा है? जो पीएम ने कहा उसके बाद क्या चुनाव इस तरफ शिफ्ट होगा? और इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल कश्मीर घाटी को लेकर खड़ा हो जाता है वो ये कि क्या घाटी के मुसलमान मोदी के साथ आएंगे? क्या बीजेपी को मुसलमानों का वोट मिलेगा? क्योंकि इस बार बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में क्या बीजेपी घाटी में कोई कमाल कर पाएगी या नहीं, इस पर जो तमाम सवाल हैं वो खड़े होते हैं। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। याना मीर मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, तौसीफ मेरे साथ हैं नेता पीडीपी, इसके साथ ही साथ वकार भाटी मेरे साथ हैं नेता अपनी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत तौसीफ जी आप ही से करना चाह रही हूँ। प्रधानमंत्री आज डोडा में थे तो निशाने पर आपकी पार्टी भी थी, एनसीपी थी, कांग्रेस भी थी। सीधे तौर पर कह दिया कि 3 खानदानों ने बर्बाद करके रख दिया जम्मू कश्मीर को। देखिए, थैंक यू प्राची फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया भी करूंगा और साथ में ये कहूंगा कि देखिए हमारे पीएम साहब के पास, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के पास ये 3 पार्टियों के अलावा तो कुछ है नहीं।
वो यही तीन पार्टियां हैं जिन पर वो हमेशा निशाना साधते रहते हैं। तो उनका जो आपने पहला सवाल पूछा कि क्या ये तीन पार्टी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ हालात ख़राब करने के ऊपर, तो उसमें मैं ये कह दूँ आपको कि उसमें हमको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जब 1990 में यहाँ पर हालात ख़राब हुई थी, तब यहाँ पर हमारे मिस्टर वटाली हुआ करते थे डीआईजी। तो डीआईजी साहब का कहना था कि हमारे यहाँ पे 450 मिलिटेंट्स एक्टिव हैं, जिनमें से अप्रॉक्सीमेटली 300 को नलीफाई कर दिया हमने, नलीफाई नहीं, न्यूट्रलाइज कहूँगा मैं, न्यूट्रलाइज कर दिया हमने, तो अभी 150 बचे हैं। तो फोर्सफुली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, वो चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, फोर्सफुली ये जो यहाँ का हालात जो है, यहाँ की जो सिचुएशन है, जो इसकी कमांड थी वो पहले जेके पुलिस के पास थी, वो उठा के इंडियन आर्मी को दे दी। तो इमीडिएटली उसके बाद ही हमने देखा कि यहाँ पर जैसे इन्होंने अपने वंडोड़ा के जलसे में कहा है कि जो भी हुआ वो टीकालाल टपलू के शहीद होने के बाद यहाँ हमारे पंडित भाइयों का मैसेकर होना शुरू हुआ। तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि जैसे जो इमीडिएटली जब गवर्नमेंट का जो हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो मिलिटेंसी को लड़ने का जो दिया था पहले, जो हमारे पास था, तो अप्रॉक्सीमेटली हमने 300 को नॉलिफाई कर दिया था और 150 मौजूद थे। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को गया, तो इमीडिएटली डिस्टर्ब एरिया एक्ट्स आए, इमीडिएटली यहाँ पे वो जिन्हें हम ड्रैकोनियन लॉ कहेंगे वो लगे। विदिन 15 डेज यहाँ स्टार्ट हो गया मेरे पंडित भाइयों का एक्सोडस। विदिन 15 डेज यहाँ गाँव कदल का मैसेकर शुरू हो गया। तो ये उनका बहुत गलत नहीं मैं कहूँगा बयान है जो उन्होंने बोला कि यहाँ यही तीन खानदान यहाँ रिस्पॉन्सिबल है यहाँ की हालात ख़राब करने में। दूसरा सवाल उनका था, जैसे आपने अभी पूछा कि क्या 370 यहाँ का मेन मुद्दा है। यस, एग्जैक्टली 370 यहाँ का मेन मुद्दा है, बिकॉज हमारे पास जो हमारे पास स्पेशल पावर्स थे, वो स्पेशल पावर्स या तो आपको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मांग के वापस लेने थे। अगर आपको वापस ही लेने थे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेने थे। जो इन्होंने सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक गवर्नर साहब से रिप्लेस करवा दिया, तो वो अपने आप में वो बता देगा कि कहाँ 90 लोग बैठते थे। देखिए तौसीफ साहब, ये फैसला तो कोर्ट में भी जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार के इस फैसले पर मुहर भी लग चुकी है। तो इसके क्या संवैधानिक पहलू थे, इसके क्या कानूनी पहलू थे, ये तो सब कुछ पटाक्षेप हो गया है ना तौसीफ जी। और जिन हालातों का जिक्र किया जाता है जम्मू कश्मीर को लेकर, वो हालात तो हम सबके सामने थे ना तौसीफ जी, उससे इनकार तो ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ, ना मेरे पैनल में बैठे लोग कर सकते हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर परसों गए थे, वो एक सवाल या निशान खड़ा करता है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था। दिस इज नॉट द प्रोटोकॉल, यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। लाइक जैसे अब तौसीफ जी, अगर आप इस तस्वीर को लेकर देश के बाकी फैसलों पर सवाल खड़े कर देंगे, तो बहुत सारे ऐसे फैसले भी देश में हुए हैं जो सरकार के खिलाफ हुए हैं, है ना सर? तो फिर आप उन पर भी सवाल खड़े करिए। ऐसे नहीं चलता है ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे नहीं चलता है। और मुझे बता दीजिए, कहाँ हमारे संविधान में लिखा है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर सकते हैं या प्रधानमंत्री उनके घर नहीं जा सकते हैं? बताइए ना कौन सा प्रोटोकॉल है? मैं बताता हूँ, ये कहाँ हमारे संविधान में लिखा है कि जो हमारे मिलिट्री के 3 कमांडर्स हैं, लैंड, एयर एंड आपका नेवी, ये 3 कमांडर्स इकट्ठे नहीं बैठेंगे? ये कहां हमारे संविधान में लिखा है कि ये 3 कमांडर्स आपस में ज्यूरिंग जब वो इन द ऑफिस बैठे हुए वो कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे? गोल पोस्ट नहीं बदलने से काम चलेगा ना तौसीफ जी। अभी आप बात कर रहे थे, अभी आप फैसलों पर बात कर रहे थे, आप सीजीआई पर बात कर रहे थे, आप प्रधानमंत्री पर बात कर रहे थे, आप 370 पर बात कर रहे थे, आप दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। याना मीर जी से जवाब लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए सर। ठीक है, ठीक है, आप प्रोटोकॉल समझाते रहिए। याना मीर जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। याना मीर जी, आज प्रधानमंत्री आए डोडा में, चुनाव की लाइन लेंथ उन्होंने तय कर दी, 3 परिवार उनके निशाने पर रहे और ये तीनों ही परिवार इस पर कड़ी आपत्ति भी जता रहे हैं। आपने सुना अभी तौसीफ जी क्या कह रहे हैं? जी, वो 3 परिवार, देखिए हम सारे जो कश्मीरी है ना, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी इन दोनों की तरह, ठीक है, आई एम जस्ट अ जर्नलिस्ट। तो मैं इतना कहूंगी कि पीएम मोदी के निशाने पर कौन है वो छोड़ दीजिए, हम सारे जो कश्मीरी थे हम इन 3 परिवारों के निशाने पे थे इतने सालों से। आप मुझे बताइए, आप थोड़ा सा फुर्सत से सुनिए मेरा जवाब। आप देखिए, कश्मीर इज अ मेजोरिटी मुस्लिम स्टेट, ठीक है ना, और कोई भी मुसलमान जो है कुरान के खिलाफ नहीं जाएगा,
अब कुरान पाक क्या हिदायत देता है कि मुआहिदों की राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो क्या कोई भी कश्मीरी मुसलमान चाहेगा कि जो उसके स्टेट में मुआहिद रहते हैं यानी वाल्मीकि और दलित, उनकी वोटिंग राइट्स वापस छीन ली जाए? क्या कुरान तो ये भी कहता है, कुरान कहता है कि ये भी वाज़िया करता है कि मतलब जो लोअर तबका यानी कि ऊंच नीच जातिवाद, ये सारी चीजें ममनून है, हराम है। तो क्या कोई भी कश्मीरी मुसलमान चाहेगा कि उसके गुज्जर बकरवाल पहाड़ी भाई हमेशा नीचे तबके में ही रहे, उनका कभी उनकी तरक्की ना हो, और जो उनको रिजर्वेशंस दिए गए हैं वो रिवोक हो जाएं? क्या कोई भी कश्मीरी मुसलमान ये चाहेगा कि जो पहले गुजरा हुआ जो वक्त था जिसमें उसके बच्चे गन्स उठाते थे, जिसमें उसके बच्चे जो है उनको बरगलाया जाता था, उनको भड़काया जाता था अपनी देश के खिलाफ, जो हमारा जिहाद अकबर है यानी कि जो फैमिली का गुजारा होना चाहिए, सुनहरा मुस्तकबिल होना चाहिए बच्चों का, उसकी लड़ाई छोड़कर क्या कोई भी कश्मीरी मुसलमान चाहेगा कि उसके बच्चे फिर से शामिल हो जाए मिलिटेंसी में? अगर कोई भी कश्मीरी ऐसा चाहेगा तो सिर्फ वही कश्मीरी होगा जो 370 के लिए वोट डालेगा, इतना मैं बता देती। क्योंकि आखिर आप देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि वो 3 फैमिलीज निशाने पर है पीएम मोदी के, तो क्यों नहीं होंगे? इतने सालों में देखिए, अगर कोई भी कश्मीरी को अगर हिंदुस्तान से कोई भी कलेश है, वो तभी था ना, वो इतने सालों का जो कलेश है। अब बीजेपी कब आई? 2017 के बाद आई ना वैली में, उसके बाद 2019 में एब्रोगेशन हुआ। उससे पहले जो 70 सालों से किसका राज चल रहा था? क्यों कश्मीरी इतना नाराज है हिंदुस्तान? चाहे वो रिगिंग की बात कीजिए, आप 1983 की रिगिंग की बात कीजिए, कश्मीरी का हर तरह से कश्मीरी को लूटा गया, इलेक्शन में उसका भरोसा लूटा गया जब रिगिंग की गई। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, चाहे आप राइस स्कैम लो, क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम लो, कितना जो सोलर पैनल स्कैम लो, जितने सारे आप स्कैम्स गिनाओ, कश्मीरी लूटा गया ना। जो पैसे उसके हक के थे वो लूटे गए। अब जो भी कश्मीरी चाहता है कि ये लूटमार फिर से शुरू हो जाए, कत्लेआम फिर से शुरू हो जाए, जो चाहते हैं कि अपने शिया भाइयों को फिर से जुलूस निकालने की परमिशन ना मिले, वही चाहेगा कि 370 वापस आए। ठीक है, अब तहसीन पूनावाला जी, इस पर जवाब आपका भी। सहयोगी पार्टी कांग्रेस की एनसी है। मैं आ रही हूँ फिर सर, मैं आ रही हूँ। वकार जी 1 मिनट आ रही हूँ। एक मिनट, सर रुक जाइए। सर डिबेट में एक तरीका होता है ना, एक एक करके सबके पास जाते हैं, सबको ही पहले नंबर पर बोलने दिया जाएगा तो फिर सभी बोल लेंगे ना। 1 मिनट रुक जाइए वकार जी, रुक जाइए। आपके मुताबिक मेरे गेस्ट डिसाइड नहीं होते हैं सर। तहसीन पूनावाला सर, आप मेरे मेहमान बनकर आए हैं तो आप मेहमान की तरह रहिए ना। आ रही हूँ ना आपके पास, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए वकार जी। तहसीन पूनावाला सर, करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे शो में रहना है तो आपको थोड़ा इंतजार तो करना होगा, ऐसे मनमानी नहीं चलती है मेरे शो में। तहसीन पूनावाला जी, आज प्रधानमंत्री ने बड़ा साफ कह दिया, प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग संविधान की कॉपी अपनी जेब में रखकर चलते हैं। संविधान कोई चीज नहीं है, वो संविधान के मुताबिक जब फैसले होते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस का खानदान ही आके खड़ा हो जाता है। राजीव जी, अवल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री आइन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। कि जब यही आइन की बात में जब सुप्रीम कोर्ट गया था, जब 5 अगस्त 2019 को 370 एब्रोगेट किया था, मैं उसके पक्ष में था। लेकिन मैं तब जब कश्मीर का आइन अब्रोगेट किया गया था, भारत का आइन लगा तो आर्टिकल 21 को क्यों सैक्रिफाइस किया, आर्टिकल 19 को क्यों सैक्रिफाइस किया, इस तरह से कर्फ्यू क्यों लगाया? तो मेरे नाम पे फैसला है ना कि जिस तरह से 144 कर्फ्यू लगा था वो गलत लगा था, और इंटरनेट बंद जो था वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी इमीडिएटली कि टेलीफोन लाइन चालू करे, तो मेरा केस था। वहां पे सरकार ने अपोज क्यों किया? भारत के आइन को पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर पे लागू क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने टेलीफोन लाइन काटा? चलो पास्ट की बात में जाते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। परिवारवाद के खिलाफ जय शाह के पिताजी के कलीग अम्मे मोदी जी बोल रहे थे, कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है। क्या यही परिवारवाद के साथ मोदी जी ने समझौता किया था या नहीं किया था? मुफ्ती साहब के साथ गले मिलकर कश्मीर के झंडे के सामने क्या मोदी जी ने अपनी सरकार बनाई थी या हुकूमत बनाई थी या नहीं बनाई थी? तब उनको पता नहीं था महबूबा मुफ्ती परिवारवाद चल रहा है, तब नहीं पता था उनको। क्या उनको ये इंफॉर्मेशन अजीत डोभाल साहब ने नहीं दी थी, अमित शाह जी ने नहीं दी थी, उस वक्त के गृह मंत्री जो वजीर दाखिला है उस वक्त के राजनाथ सिंह जी ने ये नहीं दी थी कि उसके ये भी परिवारवाद है? अपने कन्वीनियंस पे परिवारवाद भूल जाते हैं। जब फारूक अब्दुल्ला साहब एनडीए में थे तब परिवारवाद याद नहीं आया, परिवारवाद आज याद आता है। बाकी सारे स्टेट्स में परिवारवाद जिनके साथ इनका अलायंस है, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी, वहां पर कोई याद नहीं आता। चलिए ये चीज को छोड़ दीजिए, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। वाह मोदी जी वाह, ऐसा करते हैं, फेमस मीम है, इस मीम को छोड़ देते हैं, हम आते कश्मीर की बात पे। 2 मुद्दे हैं कश्मीर, जम्मू और कश्मीर पे। सबसे पहली बात,
क्या स्टेटहुड दिया जाएगा? अब जानता हूं वजीर आजम प्रधानमंत्री जी ने कहा सिर्फ बीजेपी दे सकती है, जुमले नहीं, स्टेट क्या होगा? आप मुझे दूसरा उदाहरण बताइए जहां स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी गया। मैं आपको कई उदाहरण दिखा सकता हूं जब यूनियन टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट किया गया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। आपने एक स्टेट का अधिकार ले लिया है, आपने उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। दूसरी बात, बार बार 370 की बात होती है, 370 पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। किसकी जो भी राय होगी, किसी की भी राय होगी, वो फैसले को आप बदल नहीं सकते जब तक पार्लियामेंट नहीं बदलेगा। पार्लियामेंट में विपक्ष की मेजोरिटी है नहीं, चाहे उमर साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, और राहुल गांधी का तो ये है नहीं 370 वापस आएगा, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे अपनी पार्टी हो। जब पार्लियामेंट में आपके पास नंबर ही नहीं तो बदल नहीं सकते। तो 370 की बात क्यों कर रहे प्रधानमंत्री जब वो पॉसिबल ही नहीं है? तो ये बात तो साथी पार्टी को समझानी होगी ना तहसीन पूनावाला जी। भले इसके कि आप नरेंद्र मोदी साहब को समझाएं, प्राइम मिनिस्टर को समझाएं या आप बीजेपी को समझाएं, आपको उन लोगों को समझाना होगा ना जो बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में डालकर घूम रहे हैं, जो 370 हटाने की बात कर रहे हैं। लगाए तो आवाम को समझना चाहिए कि वो हो नहीं सकता है, वो आवाम को। तो ये आप अपने साथियों को समझाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। आप भी जानते हैं बीजेपी आपकी बात को ज्यादा सुनेगी या एनसी सुनेगी, आपको देखना होगा। तहसीन जी 1 मिनट रोक रही हूँ, फिर वकार जी सीधा आपके पास आ रही। पीएम का एक, ठीक है, पीएम का एक और बयान है, वो जल्दी से सुनवा देती हूँ। कश्मीर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थे, रैली को संबोधित कर रहे थे और यहां भी पीएम ने एक बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने लोगों से पूछा कि क्या कश्मीर को अलग होने देना है या फिर ऐसा सोचने वालों को सजा देना है। एक बार सुनाते हैं आपको और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसी पाप से कम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कश्मीर में था, वहां भी चुनाव हो रहे हैं। वहां कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 धारा 370 को फिर से बहाल करने का समर्थन कर रही है। क्या ये आपको मंजूर है? क्या कश्मीर को अलग होने देना है? ऐसा पाप करने वाली कांग्रेस को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस को आर्टिकल 370 फिर वापस लाने देंगे? क्या देश लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? तो 370 की गूंज ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हरियाणा के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तहसीन जी आप इस पर काउंटर करिएगा, उससे पहले वकार जी का रिएक्शन ले लेती हूं। वकार जी, सबको ही निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, खासकर वो लोग जो 370 की हिमायत करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की हिमायत करते हैं। सब कोई आज पीएम के निशाने पर था। एक लाइन और लेंथ पीएम तय कर रहे थे आज जम्मू कश्मीर के चुनावों की। जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी आ रही है वकार जी। अभी आपको मैं मोदी जी का भी जो हरियाणा का भाषण है मैं सुन रहा था, बड़े गौर से सुन रहा था जी। उन्होंने अभी बात कही है कि हरियाणा वालों, देश वालों, क्या 370 वापस चला गया और फिर एक बार कश्मीर को भारत से अलग होने दोगे? तो मैं कहूंगा कि देश का प्रधानमंत्री कितना झूठा है। वो ऐसा बता रहा देशवासियों को कि जैसे 2019 से पहले कश्मीर भारत के अंदर नहीं था, मतलब कश्मीर को पाकिस्तान से आजाद करवाया। तो अगर देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा हो तो बदकिस्मती है देशवासियों की कि इस देश कहां को जा रहा है। क्योंकि 19 से पहले भी यहाँ हिंदुस्तान का आइन था, 19 से पहले भी यहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया जाता था, 19 से पहले भी यहाँ हिंदुस्तान की ही सरकारें रूल करती थी, हिंदुस्तान के संविधान की ही शपथ लेती थी। लेकिन प्रधानमंत्री हरियाणा के ठीक है वकार साहब, आपके पास लौटूंगी। देखिए सवाल यह है कि 2019 से पहले हालात क्या थे और एक तिरंगा फहराने के लिए किन हालातों से गुजरना पड़ता था और कैसे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे। ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है और इस सवाल पर वो आप लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं। बोलिए तहसीन जी, बोलिए। मेरा पूरा सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी जी बोलिए बोलिए। मेरा ये मानना है कि मोदी जी से ये एक बात पूछिए, उन्होंने 3 पॉइंट जम्मू में उठाए। पॉइंट नंबर उन्होंने 1 उठाया कि जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी हैं, जो पहाड़ी कबीला है, पहाड़ी कबीला को पहाड़ी कबीला जो थे 370 से पहले बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे और पहाड़ी कबीला को हम ही इंसाफ दे रहे हैं, मतलब हम मसीहा हैं पहाड़ी कबीले के, उनको बोलिएगा मेरी तरफ से। वकार भट्टी
जो कोकरनाग से चुनाव लड़ रहा है, ये पहाड़ी कबीले का, ये पहाड़ी कश्मीरी है। उनको बोलिए कि पहाड़ी एक भी वोट नहीं डालेगा। पिछली बार 25 सीटें ली थी। ठीक है इस वकार बार जी, आप आपका 5 दावा हो सीटें सकता है, नहीं बीजेपी दे अपना दावा कर रही है, वो पहले के हालातों को लेकर सवाल उठा रही है। और आप अपने वकार जी, मेरे साथ और भी मेहमान है। तहसीन जी बहुत देर से इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। मेरे साथ एनसी की प्रवक्ता भी जुड़ गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बोलिए वकार जी, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। सर कनेक्शन ठीक हो जाए मैं फिर आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज ठीक से मेरे पास आ नहीं पा रही है। इफ्रा जान जी, आज तो बखूबी आप लोगों पर निशाना साधा गया, पूरी तरीके से बता दिया गया कि आपके पूरे परिवार ने जम्मू कश्मीर में क्या किया है, और 370 को हटाने का जो ख्वाब देखा जा रहा है वो ख्वाब मुमकिन तो है नहीं, ख्वाब ही रहेगा। देखिए, अगर वो ख्वाब मुमकिन नहीं है तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? 370 की बात साइड पे करते हैं, चलिए बात करते हैं स्टेटहुड की। वो स्टेटहुड जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सदन पे प्रॉमिस किया था। उन्होंने कहा था एक बार जम्मू और कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे तो 370 वापस आएगी, सॉरी स्टेटहुड को वो बहाल करेंगे, और ये उनका प्रॉमिस था। आज 5 साल हो गए, हर जगह दावा करते हैं कि सब ठीक है, सब चंगासी, लेकिन स्टेटहुड का आज उन्होंने नाम तक नहीं लिया अपने स्पीच में। बहुत ही शर्म की बात है। उन्होंने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया उसमें भी उन्होंने राज्य के दर्जे की बात नहीं की, उससे ज्यादा शर्मनाक बात है। और उसके बावजूद उनको लगता है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को बहला फुसला के शायद जम्मू के कुछ लोग उनको वोट दे दें। लेकिन सवाल ये है कि स्टेटहुड की बहाली का उन्होंने कोई डेट क्यों नहीं दिया, इसका ये तो मुझे भी नहीं समझ नहीं आ रहा और ना आवाम को समझ आ रहा है। जबकि हालात इतने, उनके हिसाब से तो हालात इतने ठीक है, तो फिर स्टेटहुड की देरी क्यों कर रहे हैं? अच्छा चलिए आप ही बता दीजिए, इफ्रा जी आप ही बता दीजिए, स्टेटहुड पर तो पीएम कह रहे थे कि इसे वापसी अगर कोई कर सकता है तो वो बीजेपी कर सकती है, लेकिन 370 को आप लोग कैसे हटाइएगा? एक बार मेरे सामने अपना रोड मैप रख दीजिए तो मैं भी कंफर्म हो जाऊंगी कि आपके पास कोई तरीका होगा 370 को लेकर। फिर आ रही हूँ तहसीन जी। मैं बताती हूँ जी जी। अभी तक 370 के लिए ऑलरेडी 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आ चुकी थी, जिन्होंने 370 को परमानेंट स्टेटस करार दिया गया था। 1985 में पहली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी, 2017 में फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने 370 को एक परमानेंट स्टेटस का करार दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 जजमेंट्स बदले, क्या अब तो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पे भी सजा लग जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्या बात कर रही हैं आप, क्या बात कर रही हैं इफ्रा जी? आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर रही हैं। कम से कम शब्दों का चयन तो इस तरीके का कर लीजिए ना इफ्रा जी, कम से कम शब्दों का चयन तो इस तरीके से कर लीजिए ना। देश के संविधान की बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं, देश की बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, लोकतंत्र की बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े ना पढ़े इफ्रा जी, लेकिन इतना तरीका मुझ में और मेरे बाकी मेहमानों में है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। शाजिया जी सीधा आपके पास आऊंगी। इससे पहले जब तमाम मेहमान चर्चा कर रहे थे तो सब आप लोगों के मंसूबे पर सवाल खड़े कर रहे थे। ये कहा जा रहा है कि आप लोग तो ऐसी पिक्चर पेश कर रहे हैं कि कश्मीर का भी भारत का हिस्सा रहा ही नहीं। 2014, 2019 के बाद जब आपकी सरकारें आई, 370 हटा, तब जाकर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। देखिए, कम से कम इनको ये मानना तो पड़ेगा कि देश का संविधान और एक संविधान है और उसके तहत चुनाव लड़े जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, एक ही ध्वज, 2 ध्वजों का कोई कॉन्सेप्ट अब रहा नहीं है। ना सिर्फ ये, जो सारे कानून पूरे देश में और पूरे मुल्क में हैं, वो अब पूरे जम्मू और कश्मीर के इलाके में वो सारे के सारे कानून बाकायदा चल रहे हैं। जिस संविधान की दुहाई देते रहते हैं कांग्रेस पार्टी और पार्टियां, उनसे पूछिए आप जाकर यहाँ पे संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। क्या जो आर्टिकल 370 और 35A के तहत जो बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, चाहे वो हमारे पहाड़ी साथी हो या हमारे गोरखा समाज हो या हमारे बकरवाल भाई हो, उनको जब आरक्षण मिल रहा है, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन मिल रहा है, डोमिसाइल मिल रहा है और इज्जत की जिंदगी मिल रही है, वो क्यों उनसे छीनना चाह रहे हैं? क्यों चाहते हैं उनकी मर्जी से सब कुछ हो? स्टेटहुड चाह रहे हैं ताकि कमाइयां पूरी इनकी शुरू हो। स्टेटहुड के लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन जो कमाई जा रही थी ना, अब तो सारी जो पैसे हैं डायरेक्ट जा रहे हैं बेनिफिट्स लाभार्थी के अकाउंट में, चाहे वो औरतें हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों। मुमकिन एक योजना है, उम्मीद एक योजना है। आप आके देखिए, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं इंटीरियर्स में जा रही हूँ और लोग दिल से दुआ दे रहे हैं। आप सोच ही सकती हैं, जो गोल्ड कार्ड, जो सेहत का कार्ड है, 85 लाख लोगों ने अवेल किया है।
ऐसा कोई घर नहीं है कश्मीर में जिसने अवेल नहीं किया। ठीक। कल इफ्रा जान मुझसे बोली कि वो तो चल नहीं रहा है, खत्म हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि प्राइवेट जो कंपनी है इफ्को टोक्यो, उसने कहा कि यहाँ पे इतना ज्यादा हमारा पैसा जा रहा है तो हम उसमें लीगल बैटल में लगे हैं उसको लेकर, लेकिन उसका फायदा कई लाख। शाजिया जी, उम्मीद यहाँ पर सबको ये थी कि प्राइम मिनिस्टर आज डोडा में रैली को संबोधित करेंगे तो शायद स्टेटहुड को लेकर कोई वादा कर देंगे, तारीख बता देंगे। तहसीन जी कह रहे हैं कि कोई तारीख तो कम से कम बताइए ना, स्टेटहुड कब वापस करेंगे आप? मैं बताऊं प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे और क्या कर रहे हैं ये सब जानते हैं। और अब बात यह है, प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं 3 परिवारों की नहीं, एक और परिवार की। और वो परिवार किसका है? जम्मू निवासी का, कश्मीर निवासी का, हर एक डोगरा घर का, हर एक कश्मीरी घर का, हर एक बकरवाल घर का, हर एक गोरखा घर का, हर एक जो है, चाहे वो पहाड़ी हो या वाल्मीकि समाज का या शरणार्थी जो पश्चिम पाकिस्तान से आया है उसका। तो प्रधानमंत्री उस घर और उस खानदान की बात कर रहे हैं। बस स्टेटहुड की तारीख जानना चाहते थे तहसीन पूनावाला जी। बात बहुत चुप रही है। ठीक है, मैं तहसीन पूनावाला जी से इस बात का जवाब ले लेती हूं। बात क्यों हो रही है? ठीक है शाजिया जी, कश्मीरी की बात क्यों हो रही है? ठीक है, एक डोगरा परिवार की बात क्यों हो रही है? मैं जवाब ले लेती हूँ, तहसीन जी से जवाब ले लेती हूँ। शाजिया अलवी जी, 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। शाजिया जी, अगर आपको आवाज मिले तो आपको 1 मिनट रोक रही हूँ। और एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देती हूं कि इस कार्यक्रम में जिसने जिस भी शब्द का इस्तेमाल किया है वो उनके निजी विचार हैं। हमारे शो का, हमारे चैनल का उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी टिप्पणी अगर यहां पर की जा रही है किसी के बारे में भी तो वो पर्सनल टिप्पणी है, निजी राय है। अब तहसीन पूनावाला जी आपके पास आ रही हूं। शाजिया अलवी जी कह रही हैं कि मैं तो जम्मू कश्मीर में घूम रही हूं और मैं देख रही हूं कि यहां पर कितना प्यार है या क्या कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में। वो बदलाव क्या रास नहीं आ रहा कांग्रेस को या बाकी अन्य पार्टियों को? तो शाजिया जी, जम्मू एंड कश्मीर में उनका स्वागत है, अच्छी बात है। जम्मू एंड कश्मीर में मैं 2 या 3 चीज रखना चाहता हूँ। 2 या 3 चीज मोटी मोटी कही गई है। प्राची जी, शायद आपको भी अब तक तारीख नहीं पता है कि कब सूबा स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। किसी को नहीं पता, सारी बातें घुमाई गई। प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करो, स्टेटहुड की डेट नहीं दी, ये बात किसी को नहीं पता। तो प्रधानमंत्री स्टेटहुड का वादा नहीं कर रहे। दूसरी बात कहा जाता है अब नॉर्मल सी आ गई। नॉर्मल सी आ गई तो मैंने एक आरटीआई डाला था, लेकिन आरटीआई के पहले कितने पंडित हमारे भाई वापस लौटे कश्मीर के अंदर? ठीक उतने जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 0। ठीक है, फिर मैंने आरटीआई डाला। आरटीआई में डाला कितने नए कारोबार आए कश्मीर के अंदर? ठीक उतने जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 0। 370, मैं 370 एब्रोगेट हुआ उसके पक्ष में हूं, मैं दोबारा से कह रहा हूं। लेकिन उसके एब्रोगेट होने के पहले उमर अब्दुल्ला साहब का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है और उसी से मैंने डेटा हुआ कश्मीर का पर कैपिटा इनकम, कश्मीर का हेल्थ स्टेटस, कश्मीर के बाकी सब पैरामीटर्स पे कहा था भारत के 5 सबसे बड़े राज्यों के अंदर। ठीक है, चलो अब कहा जाता है एक ध्वज के नीचे हम एक ध्वज, एक झंडा, एक ध्वज। ये किसकी तस्वीर है प्राची जी? शायद ये मोदी जी है। 2 झंडे हैं, गले मिल रहे। कश्मीर का ही झंडा था ना। हम करें तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनेगार। हम करें तो हम झंडे के सामने अगर हमारी सरकार बनाएंगे तो महबूबा मुफ्ती को भूल जाएंगे कि परिवारवाद है, मुफ्ती साहब को हम भूल जाएंगे परिवारवाद है। और कश्मीर की बात जाते हम हरियाणा में करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। 370 को बाजू रखिए, बताइए स्टेटहुड कब, बताइए कि पंडित भाई क्यों नहीं आए, बताइए कितने आपके पॉइंटेड सवाल हैं, जवाब शाजिया अलवी जी देंगे। लेकिन तहसीन जी, एक लास्ट चीज थोड़ा स्ट्रेट आप जवाब दीजिए। एक लास्ट चीज निजी कंपनी, एक लास्ट चीज, एक लास्ट गोल मारने दीजिए। निजी कंपनी अगर इंश्योरेंस नहीं दे रही, निजी कंपनी अगर इंश्योरेंस नहीं दे रही, वो उनकी गलती है। लेकिन निजी कंपनी आए तो मोदी जी को क्रेडिट। अच्छा, एक मिनट तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, आपकी शाजिया जी 1 मिनट रुक जाइए। जिसके साथ गठबंधन में मिलकर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है जम्मू कश्मीर में, ताल ठोक रही है बीजेपी के सामने, उसकी विचारधारा पर भी तो कुछ बोलिएगा ना, उनके कैंपेनिंग पर भी तो कुछ बोलिएगा ना, अफजल गुरु पर जो बयान आ रहे हैं उस पर भी तो कुछ बोलिएगा ना। ये भी तो बताइएगा ना कि 370 को आप लोग कैसे हटाइएगा, उस पर क्यों खामोशी साध लेती है कांग्रेस? मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैंने आपके शो में पहले सेक्शन में भी कहा, दोबारा से अगर आप चाहती हो मैं रिपीट करता हूं प्राची जी। 370 और मेरी एडवाइस है इफ्रा को और उमर साहब को भी, ये मुद्दा है नहीं क्योंकि वो हटा ही नहीं सकते, पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आ गया तो वो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए और भाजपा के भी मुद्दा नहीं होना चाहिए। अगर इस मुद्दे पे खेले तो भाजपा को इस पे फायदा होगा क्योंकि आप पार्लियामेंट के सिवा हटा नहीं सकते हो, मेजोरिटी है नहीं तो वो हो नहीं सकती। और अगर लोकसभा में मेजोरिटी आ भी गई तो राज्यसभा में भाजपा की मेजोरिटी तो हो नहीं सकता, उस पर
क्यों बात एक जवाब इफ्रा जी इस पर आप दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं आ रही हूँ इनको बाकी मेहमानों के पास। उसके बाद याना जी सीधा आपके पास आऊंगी। इफ्रा, अब तहसीन जी की सलाह तो आप लोग शायद मानेंगे, मैं कुछ कहूँ तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगने लगती है। पहली बात तो मैंने बार बार कहा था कि स्टेटहुड की डेट कब होगी, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, शाजिया इल्मी जी ने पूरी कम्युनिटीज गिना दी। अगर आपकी के पास डोगरा परिवारों का सपोर्ट था, कश्मीरी परिवारों का सपोर्ट था, आप कश्मीर घाटी में तो आप अपने कैंडिडेट तक खड़ा नहीं कर पाए। लद्दाख में जहां 2019 में आपका एमपी बना, आज बीजेपी तीसरे नंबर पे आई और पूरी लद्दाख की आवाम अपनी आज सड़कों पे आई है और बीजेपी के खिलाफ नारे दे रही है, वहां तीसरे नंबर पे आ गए। अगर आप लोगों के पास जम्मू और कश्मीर में इतना ही सपोर्ट था तो चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ऑर्डर क्यों देना पड़ा कि यहाँ पे चुनाव कराइए, क्योंकि बीजेपी चुनाव नहीं करा रही, 30 सितंबर तक चुनाव करा दीजिए। सुन लीजिए बहुत अच्छी बात, सुन लीजिए बहुत अच्छी बात है शाजिया जी, आप कल कश्मीर आती उन परिवारों की, उन समाजों की, आप चुप हो जाती परिवार के साथ, आप कर्मी काट लेती हैं। जब बात आती है आरक्षण की, जब बात आती है संविधान की, आप ऐसे कैसे डिबेट आती है। शाजिया जी एक मिनट उसको कंप्लीट करने दीजिए। शाजिया जी बस एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए इफ्रा, बोलिए जी। परिवारों की इनको बड़ी चिंता होती है, लेकिन जब मुफ्ती परिवार के साथ 2014 में सरकार बनाते हैं तो मुफ्ती परिवार परिवार नहीं होता। इनके परिवारों की अगर मैं नाम ले लूं, सिंधिया परिवार, शाह परिवार, स्वराज परिवार, सिंह परिवार, जम्मू और कश्मीर में तो एक दो परिवार है, बीजेपी में तो परिवार ही परिवार है। अच्छा, ऊपर हम दो हमारे चलिए ठीक है, जवाब दीजिए शाजिया इल्मी जी। आपको वो परिवार तब नजर नहीं आता जब पीडीपी के साथ मिलकर सत्ता का सुख चखना होता है। स्टेटहुड पर आप लोग कुछ कंफर्म बता नहीं पाते, डेट नहीं बता पाते। रही बात 370 की, तो तहसीन जी तो कह रहे हैं भाई कोई नहीं हटा सकता, अब उसे मेजॉरिटी है नहीं विपक्ष के पास, वो मुद्दा तो भूल ही जाइए। यही बात अब भाई साहब के पास ले जाते, राहुल गांधी जी के पास, और कहते कि जिस तरह का बयान उमर अब्दुल्ला ने ना सिर्फ दिया है बल्कि मैनिफेस्टो में केंद्र बिंदु की तरह रखा है, वो हटा लेते वहां से और कहते थे कम से कम कांग्रेस इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। ये तो हिम्मत की नहीं राहुल गांधी जी ने, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, वो अनाप शनाप उल जलूल बोल रहे हैं, जो उनकी आदत है। जो केंद्र बिंदु है उनके घटक दल का, उस पे तो चुप है। एक बार राहुल गांधी ने कहा है कहाँ खड़े हैं वो संविधान के मुद्दे पर या आरक्षण के मुद्दे पर। एक बार उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए, उस पर वो कहाँ खड़े हैं। एक बार राहुल गांधी ने बताया है कि जो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस बात कर रही है, एलओसी ट्रेड होना चाहिए, बॉर्डर पार और डायलॉग बहुत जरूरी है, उस पर बोला है, मुंह खोला है उन्होंने नहीं। तो ये है असलियत राहुल गांधी की। और जब मैं बात करती हूँ अलग समाजों की जिनका वाकई में फायदा हुआ है, चुपचाप बैठ जाते, कहते समाजों के नाम ना गिनाइए। फिर क्या बताएं आपको, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो औरतें हैं, आप देखिए 84,000 ऐसे ग्रुप्स बने हैं, 85 लाख आप सोचिए लोगों ने सेहत का कार्ड लिया है। और उसकी भी असलियत मैंने बताई कि फिलहाल 1 महीने में वो काम रुका है, लेकिन इतने लोगों मैं तहसीन आपके पास आऊंगी, मेरे पास और भी मेहमान है। याना मीर के पास मुझे जाना है। तहसीन जी एक मिनट, चूंकि मेरे पास समय जा रहा है, मुझे याना मीर जी के पास जाना है। मेरे साथ तौसीफ जी भी हैं, वकार जी भी इंतजार कर रहे हैं, सबका समय चला जाएगा। याना मीर जी, असल स्थिति है क्या जम्मू कश्मीर की? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? देखिए खुद के बच्चों को ये लोग बाहर भेज। शाजिया जी एक सेकंड, याना जी आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए। बच्चों को खुद के बच्चे जो होते हैं, एक सेकंड शाजिया जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। याना जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आई एम सॉरी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि मतलब जो जिनके राज में पंडित निकल गए थे वही आज पूछ रहे हैं कि पंडित कब आएंगे, डेट दे दो। अच्छा, जो लोग बाकी डेट्स मांग रहे हैं ना कि रिस्टोर कब होगा, डेट दे दो, स्टेट कब आएगा, डेट दे दो, उन्होंने कभी डेट दिया कि अफ्स्पा कब हटेगा? उन्होंने कभी डेट दिया कि पीएसए कब हटेगा? जिन्होंने जब मार्च 2024 में ये डिसाइड हो गया था, मैं आपको बता दूं कि अफ्स्पा हटाने की बात ऑलरेडी चल रही है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि इंटरनेट काटा गया था 1 साल के लिए, उन्होंने कभी तब सवाल नहीं किए जब हड़तालें होती थी, हुर्रियत से कभी सवाल नहीं किए कि जब हड़तालें होती थी, बच्चों की स्कूलें बंद होती थी, दुकानें बंद होती थी, तो व्यापारियों को कितना नुकसान होता था, बच्चों को कितना नुकसान होता था, कभी किसी ने सवाल नहीं किया। जब 30-40 सालों तक ये सब रिवाजें चल रही थी हड़तालों की, तब किसी ने, इनफैक्ट हड़ताल बुलाने वालों के तो गले मिले जाते थे, उनको तो पार्टियों में बुलाया जाता था, उनसे हाथ मिलाया जाता था। और शाजिया जी क्या कह रही है कि मैं आराम से घूम रही हूँ कश्मीर में। अरे आप क्या शाजिया जी, राहुल गांधी भी आराम से घूम रहे हैं कश्मीर में।
2013 में जब इनके प्राइम मिनिस्टर गए थे मनमोहन सिंह जी, क्या हालात थे, इतने बुरी तरह से फसाद हुए, 13 लोग मारे गए, सिविलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडेड। इस तरह से कश्मीरी वेलकम करते थे हिंदुस्तानियों को, और आज देखिए राहुल गांधी आराम से घूम फिर के गपशप करके चले जाते हैं, रास्ते पे यात्रा निकालते हैं, लेकिन इनको डेट चाहिए। डेट किस चीज की? अच्छा तौसीफ जी, ये डेट क्यों चाहिए? ठीक है, मैं शाहज़ा जी का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। शाहज़ा जी का जवाब देना चाहता हूँ। जैसे शाहज़ा जी जो इस पर बात कर रही हैं कि गुज्जर बकरवाल वगैरह वगैरह के उनके पास कोई वोट नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था। ना बोलिए उनको, तो नहीं वगैरह नहीं सुनूंगी मैं। गुज्जरवाल साथी, गुज्जर बकरवाल नहीं, गुज्जर बकरवाल नाम लेना सीखिए। आपने उत्पीड़न किया था, प्लीज टाइम जाया मत करिए, आप बात करने दीजिए। आपने इज्जत नहीं दी। ठीक है शाजिया जी, बात करने दीजिए। नहीं है, बोलिए। शायद इनको मालूम नहीं है, हमारे यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर हुआ करते थे जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, उनका नाम था असगर अली सामून, वो भी गुज्जर बकरवाल से ही थे। मैंने ठीक नाम लिया, गुज्जर बकरवाल, वो गुज्जर बकरवाल से ही थे। पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं, शायद बीजेपी ने उनको बाहर लंदन भेजा था। वो शाहज़ा जी वो श्रीनगर में पढ़े हैं, जब से हमने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है, तो यही गुज्जर बकरवाल के पढ़े हैं, यही गुज्जर बकरवाल के IAS ऑफिसर्स हैं, यही KS ऑफिसर्स भी हैं। आप ये कम्युनिटीज पर डिवाइड करने की कोशिश मत कीजिए। ये आपका 2014 से काम रहा है, जैसे भी हो हम अपनी कम्युनिटी को डिवाइड करें। सोच है, मत कीजिए आप, प्लीज ये काम मत कीजिए, क्योंकि आप ही गुज्जर बकरवाल कर रही हैं। हमारे यहाँ पे गुज्जर बकरवाल हमारे सर पर बैठे हैं, समाज की बात की है आपने, वगैरह शब्द का इज्जत करते हैं, वो हमारे IAS ऑफिसर्स भी हैं, वो हमारे KS ऑफिसर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई राइट नहीं था, उनको वोट देने का राइट नहीं था, वो जिंदा नहीं रह पा रहे थे, वो हमसे बेहतर जिंदा रहते हैं। ये बात को समझ लीजिए। आप है कोई जिंदा रखने वाले किसी को? ये देश बराबरी से सबका है। आप क्या समझते हैं अपने आप? बीजेपी ने लिंचिंग शुरू कर दी मैडम, हम तो सबको जिंदा रखते हैं, हमारे सब भाई हैं, हमारे सब भाई हैं। हाँ, यहाँ जो कश्मीर लोगों से गलती हुई, चलिए ठीक है तौसीफ जी, लेकिन ना आप ना मेरे पैनल में बैठा कोई भी मेरा मेहमान किसी को जिंदा रखे, ये तो नहीं होता ना तौसीफ जी। सरकारें होती है जिम्मेदारी निभाने के लिए। खैर मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था, मैं तहसीन जी आपके पास नहीं आ पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।